जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का दिव्यम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने क्लास 10th के हिस्ट्री के पहले चैप्टर यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद के ऊपर बात किया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि हमने उसमें बहुत अच्छी तरह से राष्ट्रवाद के बारे में बताया है और उसी में जहाँ तक बताए थे उसके आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे, इसीलिए आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं उनसे आगे। यहाँ पे हेडिंग ही लगा हुआ है कि यूरोप में राष्ट्रवाद क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यहाँ प्रथम का यहाँ पे पहला जो प्रश्न है वो है, विलियम प्रथम के बगैर, बगैर मतलब होता बिना, विलियम प्रथम के बिना जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। कैसे असंभव, मतलब संभव नहीं था। किसके बिना? विलियम प्रथम के बिना। किसके लिए? तो बिस्मार्क के लिए। इनका उत्तर है कि विलियम प्रथम को पता था, यानी जानते थे कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस को पराजित किए बिना, मतलब यहाँ पे जो ऑस्ट्रिया है और फ्रांस ये जर्मनी को एक होने के लिए नहीं देता था। पराजित मतलब होता है इनको हराए बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। जर्मनी के एकीकरण करने के लिए विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। चांसलर मतलब होता प्रधानमंत्री। क्या होता है? प्रधानमंत्री। तो किसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? तो बिस्मार्क को किसने नियुक्त किया? विलियम प्रथम ने नियुक्त किया था। विलियम प्रथम अगर बिस्मार्क को अपना चांसलर यानी प्रधानमंत्री नहीं बनाता तो जर्मनी का एकीकरण असंभव था, मतलब कि संभव नहीं था। प्रथम बिस्मार्क को चांसलर नहीं बनाता तब तक ये संभव नहीं था कि जर्मनी का एकीकरण किया जा सके, क्योंकि बिस्मार्क एक क्रांतिकारी योद्धा थे और वहीं पे विलियम प्रथम एक राजा थे। तो राजा के बिना ये संभव नहीं हो सकता है कि एकीकरण किया जा सके, और जब तक क्रांतिकारी लोग भी नहीं होंगे तब तक ये भी संभव नहीं होगा कि राजा ही एकत्रित कर पाए। अगला प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? नीति मतलब होता नियम कानून, और यहाँ कौन अपनाया? बिस्मार्क। किसके लिए? जर्मनी के एकीकरण के लिए। तो प्रश्न का उत्तर है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई, मतलब नियम कानून अपनाया कि जब तक यहाँ पे युद्ध नहीं किया जाएगा, जब तक किसी भी तरह का क्रांति नहीं किया जाएगा, जब तक यहाँ पे जो घटिया प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनको यहाँ पे मारा पीटा नहीं जाएगा, तब तक यहाँ पे एकीकरण होना असंभव है। इसीलिए इन्होंने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। किसने? बिस्मार्क ने। बिस्मार्क का मानना था कि बिना सेना के जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। किनका संभव नहीं है? तो जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। किसके बिना? बिना सेना के बिना। इसलिए उसने डेनमार्क का युद्ध किया, ऑस्ट्रिया का युद्ध किया तथा फ्रांस के साथ क्या किए? युद्ध किए। किसने? यहाँ पे बिस्मार्क ने किया। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रवाद के उदय, उदय मतलब विस्तार किनका? तो राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद मतलब होता है कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पे लोगों के अंदर क्या हो? तो समता हो, एकता हो, है ना, समाज में मिलजुल कर रहे, उन्हीं को हम कहते हैं राष्ट्रवाद। तो यह प्रश्न है कि राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं प्रभावों, इनका क्या क्या प्रभाव पड़ा, इनका निगेटिव इफेक्ट क्या था, पॉजिटिव इफेक्ट क्या था, इनके बारे में चर्चा करें। तो उत्तर है कि राष्ट्रवाद ने एक और लोगों में एकता, एकता मतलब होता है कि मिलजुल कर रहना, स्वतंत्रता मतलब होता आजादी, और लोकतंत्र मतलब कि लोगों का शासन की भावना को मजबूत किया। किसने? राष्ट्रवाद ने। वहीं दूसरी ओर मतलब इनका दूसरा अगर पक्ष देखा जाए तो यह संघर्ष मतलब कि बहुत अधिक मेहनत करवाना ये चाहा, और युद्ध का कारण भी बना। मतलब जो राष्ट्रवाद है, आप जब तक आप युद्ध नहीं करेंगे तब तक आपके देश में शांति नहीं होगा। कहीं भी देख लीजिए कि किसी भी व्यक्ति का अगर मन बढ़ कहानी चल रहा है, जब तक आप उनको
अच्छी तरह से सबक नहीं सिखाएंगे, उनके साथ युद्ध नहीं करेंगे, तब तक वो शांत बैठने वाला नहीं है। इनके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको संघर्ष करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। यही यहाँ पर भी बताया गया है। इसलिए राष्ट्रवाद एक शक्तिशाली, मतलब राष्ट्रवाद क्या? एक शक्तिशाली है जहाँ एकता है, समानता है और लोकतंत्र है, स्वतंत्रता है। लेकिन इनकी दोहरी विचारधारा है। इनकी क्या है? दोहरी विचारधारा। इनका दो पक्ष है जिसका प्रभाव आज भी विश्व राजनीति में देखा जा रहा है। इन राष्ट्रवाद का जो प्रभाव है इनका आज भी देखा जा रहा है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण देंगे। क्या दे? विवरण। मतलब जुलाई 1830 की क्रांति क्यों हुआ, क्या कारण था? सारा मुद्दा एक ही है। क्रांति का मतलब होता है बदलाव, मतलब कि उस देश में पहले से कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो रही है जिसमें वहाँ की जनता को दिक्कत हो रहा, वहाँ के राजा जनता को अच्छी तरह का यहाँ पे सुख सुविधाएं प्रदान नहीं कर रहा है, इनको बेरोजगार बनाया जा रहा है, इनकी आर्थिक स्थिति को खराब किया जा रहा है, वहाँ जनता भूखे मर रहा है, यानी भूखमरी उत्पन्न हो गया है। तो इन सारे स्थितियों को सुधारने के लिए वहाँ के लोग क्रांति कर दिए, विद्रोह कर दिए। ये कब किए? तो यहाँ पे 1830 में किया, इसीलिए इनको कहा गया जुलाई 1830 की क्रांति। तो यहाँ पे उत्तर है कि जुलाई 1830 की क्रांति ने फ्रांस में निरंकुश, मतलब होता ऐसा शासक जो जनता की भलाई के लिए ना सोचे बल्कि जनता की क्या करे, वहां पे अवशोषण या शोषण करे उनका, है ना, उन्हीं को कहते हैं निरंकुश राजतंत्र को समाप्त कर संवैधानिक शासन, मतलब संविधान के अनुसार जनता के अनुसार शासन, है ना, स्थापित किया। यह क्रांति केवल फ्रांस तक सीमित नहीं रहा, मतलब जब यहाँ के लोग ये क्रांति की तो ये क्रांति आगे की तरफ फैल गई। यूरोप के प्रत्येक देश में ये लहरें उठ गई कि हमें भी स्वतंत्रता चाहिए, हमें भी समानता चाहिए, हमें भी राष्ट्रवाद चाहिए हमारे देश में। तो बल्कि यूरोप में स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करने वाली महत्वपूर्ण घटना बनी। यानी कि जो जुलाई 1830 की क्रांति है ये पूरे यूरोप में स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र की भावना को मजबूत करने वाली यह घटना बनी। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम आपके साथ मिलेंगे क्लास 10th के मैथ के 8वें चैप्टर यानी ट्रिगो को लेकर हम आपके समक्ष मिलेंगे और उनको बहुत अच्छी तरह से हम समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बोर्ड में जो आपका ट्रिगो है यहाँ से लगभग 20 से 25 नंबर का मिनिमम प्रश्न बनता है। वीडियो में आज के लिए यहीं तक रहने के लिए देते हैं। धन्यवाद।